तो आदाब, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अंशु खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुर्म तक। अपने इस चैनल पर सुनाता हूँ मैं आपको क्राइम से जुड़ी सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियाँ। एक ऐसी कहानी आपके सामने आज मैं लेकर आया हूँ। हमारे इस देश में हम और आप कभी पुलिस को बुरा कहते हैं, कभी पुलिस को भला कहते हैं, कभी पुलिस से कोई गलती हो जाती है तो हज़ारों इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाने लगते हैं। कभी किसी मामले में पुलिस अगर कोई ठीक से काम ना करे, मुस्तैदी ना दिखाए, तो हम उनके ऊपर सवाल खड़े करने लगते हैं। लेकिन बड़ा अच्छा लगता है कि जब कोई पुलिस या पुलिस का कोई अधिकारी एक 20-22 साल दबे हुए पुराने केस को निकाले और जो विक्टिम है उससे कहे कि अब हम तुम्हें इंसाफ दिलाना चाहते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। ऐसी मैं एक बात कर रहा हूँ, ऐसा ही एक वाकया है जो कि डिटेल्स में हम जाएंगे थोड़ा। 6 दिसंबर 2022 यूपी का एक शहर आगरा, यहाँ पर एक सरोज कैफ़े है। ये सरोज कैफ़े जो है, जितने भी ये एसिड विक्टिम होते हैं या एसिड सर्वाइवल्स होते हैं, तो ये कैफ़े उनके लिए काम करता है। या यूँ कहें कि जितने भी एसिड विक्टिम लोग हैं वो उस कैफ़े में जॉब करते हैं। तो आगरा के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी एडीजी राजीव कृष्ण सरोज कैफ़े पहुंचते हैं 6 दिसंबर 2022 को। वहाँ पे जो पीड़ित लोग हैं, जो विक्टिम हैं, कई सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका दुख दर्द समझते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है और आपके साथ ये हादसा जो हुआ था उसको आप कैसे ज़िंदगी में उससे जूझते हुए उससे आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बारी बारी सबके दुख दर्द की कहानी पूछते हैं, सबसे सुनते हैं। वहीं जब दो लोग उनको अपनी आप बीती सुनाते हैं, अपनी कहानी सुनाते हैं, तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं और वो सोचते हैं कि कैसे कैसे लोग हैं हमारे देश में, इस दुनिया में, जो इस तरह की घिनौनी और भीभत्स चीज़ों को अंजाम देते हैं। जब उन्होंने बातचीत की तो दो कहानी निकल कर सामने आई। दो लोगों की कहानी उन्होंने झकझोर दिया, उनकी अंतरात्मा को कचोट दिया। जिसमें पहली कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो रुकैया की है। रुकैया, ये जो मामला है रुकैया का, इसकी अगर बात करें तो ये मामला 7 सितंबर 2002 का है। करीब 20 साल हो चुके हैं। उन्होंने जब रुकैया से उसकी आपबीती पूछी, उसका दुख दर्द जानने की कोशिश की, तो रुकैया ने बताया कि रुकैया आगरा में रहती थी और रुकैया के परिवार में माता पिता का देहांत हो चुका था। माँ, बहन, भाई, इन सब के साथ रह रही थी वो। तो आगरा से कुछ दूरी पर अलीगढ़ है। अलीगढ़ में जो रुकैया की बड़ी बहन है, वहाँ उसकी ससुराल है। तो रुकैया की जो बड़ी बहन थी, जब वो माँ बनने वाली हुई, उससे पहले 1-2 बार उसका मिसकैरेज हो चुका था। तो सब लोगों ने कहा कि ठीक है, इनकी देखभाल के लिए यहाँ पर कोई आ जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अमूमन यही सब होता है हमारी और आपकी फैमिली में कि अगर कोई बहू है, कोई लेडीज़ है, कोई प्रेग्नेंट है, तो हम किसी ना किसी को, अपनी बहन, भतीजी, भांजी, किसी को भी हम उनकी देखभाल के लिए बुला लेते हैं कुछ दिनों के लिए। तो ऐसा ही हुआ रुकैया के साथ। रुकैया अपनी माँ के साथ अपनी बहन की ससुराल पहुंच जाती है अलीगढ़। अब जो रुकैया की बहन का जो हस्बैंड है, उसका एक छोटा भाई होता है
जिस वक्त उसकी उम्र 24 साल होती है, ध्यान दीजिएगा, और रुकैया की उम्र उस वक्त मात्र 14 साल होती है। महज 14 साल की एक नाबालिग लड़की, जिसकी ज़िंदगी में न जाने कितने हसीन सपने हैं, आगे कुछ करना है, कुछ बनना है, और अभी तो ज़िंदगी की शुरुआत हुई है। ठीक से बचपना अभी गया भी नहीं है, जवानी की दहलीज पर अभी ठीक से कदम रखा भी नहीं है। एक ऐसी मासूम लड़की जो अपनी ज़िंदगी जी रही है, उसे नहीं पता है कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। तो मैं बात कर रहा था जो रुकैया का जो जीजा है, उसका छोटा भाई, जिसकी उम्र 24 साल थी, वो कहीं ना कहीं दिल ही दिल रुकैया को चाहता था, और वो ये फैसला कर चुका था कि शादी करेगा तो रुकैया से करेगा। उसने कई बार सबसे कहा, रुकैया से भी कहा, रुकैया के घर वालों से भी कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी लड़की पसंद है और मैं इसको अपनी ज़िंदगी अपनी इसके साथ जीना चाहता हूँ, इससे आप मेरी शादी करवा दो। तो सब ने यही कहा, रुकैया की माँ ने भी यही कहा, और सब लोगों ने यही कहा कि अभी इसकी उम्र बहुत कम है, 14 साल है, अभी इसको बड़ा होना है, पढ़ना है, लिखना है, आगे कुछ करना है। लेकिन वो सरफिरा आशिक, एक तरफा प्यार में पागल वो शख्स, 7 सितंबर 2002 की बात है, शाम का वक्त था, रुकैया घर पे थी। अचानक से उसे ऐसा लगा कि उसके गाल पे किसी ने चाय फेंक दी है, लेकिन ये बहुत जल्दी क्लियर हो चुका था कि वो चाय नहीं थी, वो एक एसिड था। एसिड का एक छपाक उसके चेहरे पर लगा और वहाँ से उसकी ज़िंदगी तितर बितर हो गई। उसकी ज़िंदगी ने एक अलग रुख ले लिया। उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी, चेहरा जल चुका था। शुरुआत में उसको अलीगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहाँ से उसे आराम नहीं मिला, फिर उसे आगरा रेफ़र किया गया। अब जब उसकी तबीयत इस तरह से ख़राब हो चुकी थी, अस्पताल में भर्ती थी, अब रुकैया की फैमिली ने डिसाइड किया कि अब पुलिस कंप्लेंट करेंगे, जो कि लाजमी था करना। अब यहाँ पर जो रुकैया का जो जीजा था, उसकी बड़ी बहन का जो शौहर पति, उसने रुकैया और उसकी फैमिली को इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, और उसने साफ तौर पे कह दिया कि अगर तुमने मेरे भाई के खिलाफ़ कंप्लेंट की तो फिर हम तुम्हारी इस लड़की को अपने साथ नहीं रखेंगे, इसको हम छोड़ देंगे, और जो बच्चे हैं इनको भी आप ले जाओ और अपनी इस लड़की को भी ले जाओ। अब असमंजस के पसोपेश में फंसी रुकैया और उसकी माँ क्या करते हैं। एक तरफ रुकैया को इंसाफ चाहिए और दूसरी तरफ उसकी बहन का घर बर्बाद हो रहा है। बहुत सोचती है वो, और सोचने के बाद वो लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि रुकैया को इंसाफ नहीं चाहिए, जो हुआ वो ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा इंसाफ की उसे कोई ज़रूरत नहीं है जिस इंसाफ की चपेट में आके उसकी बहन का घर बर्बाद हो जाए। और वहाँ से वो फैसला कर लेती है कि कोई बात नहीं, हम कंप्लेंट नहीं करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाता है। जिसने ये अपराध किया था उसके लिए सब कुछ नॉर्मल, सब अपनी अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। रुकैया भी आगे बढ़ती है अपनी ज़िंदगी में, आगे चल के उसकी शादी होती है, उसे भी कोई दिल से चाहने वाला सच्चा हमसफ़र मिल जाता है जो उसे अपनाता है, जैसे ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका चेहरा एसिड से या तेजाब से जला हुआ है या वो दिखने में कैसी है। वो इंसान सिर्फ रुकैया का दिल देखता है, शादी करता है, उसके साथ जी रहा होता है। फ़िलहाल में रुकैया वही जो सरोज कैफ़े का जो मैंने जिक्र किया था आपसे, उसमें जॉब कर रही होती है। एसपी साहब से एडीजी सर आते हैं, वहाँ मिलते हैं, बातचीत होती है। तो ये थी रुकैया की कहानी। इसके बाद एक और कहानी सामने आती है। उस कहानी का अगर जिक्र करूं तो ये कहानी जो रुकैया की थी ये 20 साल पुरानी थी, और जो मधु की कहानी है वो 22 साल पुरानी है। मधु एक ठीक ठाक अच्छे खासे परिवार से, निहायत ही खूबसूरत किस्म की लड़की, जिसे देखकर हर कोई यही चाहेगा कि ऐसी बीवी होनी चाहिए। सबके दिल में हसरतें जगती थी। मधु की शादी पक्की हो चुकी थी, मंगनी भी हो चुकी थी, और कुछ ही वक्त बाद शादी होने वाली थी। लेकिन वही
कि सरफिरे आशिक, मोहल्ले के मनचले, एक तरफा प्यार में पागल लोग, जिनका पता नहीं है क्या मकसद होता है उस एसिड का एक छपाक मार के क्या हासिल करना चाहते हैं। ये समझ नहीं आता मुझे कि किसी ने अगर तुमको रिजेक्ट कर दिया या कोई तुमसे प्यार नहीं कर रहा है तो इसका ये मतलब कहाँ से निकलता है कि किसी के चेहरे को ख़राब कर दो। अरे बनना है तो इस काबिल बनो कि कोई तुम्हें लाइक करे, पसंद करे। लेकिन जब इन जैसे ये सड़क छाप सो कॉल्ड मनचले आशिक, जब इनको कोई रिजेक्ट कर देता है तो बात सीधे इनके दिल पे और इनके ईगो पे लग जाती है और ये डिसाइड कर लेते हैं कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। पता नहीं इनको क्या मिलता है। मोहल्ले के कुछ मनचले थे जो अपनी दिली इच्छा रखते थे मधु से शादी करने के लिए, लेकिन मधु को नहीं करनी थी। उसकी शादी पक्की हो चुकी थी, वो खुश थी, अपनी ज़िंदगी में शादी होने वाली थी। एक शाम मधु बाज़ार जाती है, बाज़ार से लौट रही होती है कि तभी उसके चेहरे पर एक एसिड का तेजाब का छपाक आता है और उसकी ज़िंदगी की कहानी को उलट पलट कर रख देता है। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि ये तेजाब किसने फेंका था और क्या हुआ था, कौन था वो जो तेजाब फेंक कर, एसिड फेंक कर मधु के चेहरे को ख़राब कर गया। अब इधर मधु की शादी होने वाली है, घर वाले परेशान हैं, सब लोग बहुत दुखी होते हैं, उनके ऊपर एक मुसीबत आन टूटती है। लेकिन यहाँ मैं सलाम करूँगा उस शख्स को जिस शख्स से मधु की शादी हो रही थी और जिसने उस रिश्ते को अहमियत दी और उसने ये नहीं सोचा कि मधु का चेहरा एसिड की वजह से ख़राब हो चुका है या जल चुका है। उसने कहा कि शादी मैं करूँगा तो मधु से ही करूँगा, क्योंकि मधु को मैं अपनी बीवी मान चुका हूँ और शादी मेरी मधु से ही होगी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मधु पहले जैसी दिखती है या नहीं दिखती है, लेकिन मैं शादी मधु से ही करूँगा। आगे वही होता है। मधु की उस लड़के से शादी हो जाती है, दोनों खुश रहते हैं, खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होते हैं। मधु के साथ ही ये जो सरोज कैफ़े का मैंने आगरा में जो जिक्र किया था, यहाँ पर मधु के साथ मधु और रुकैया ये दोनों वहाँ जॉब करते हैं। 6 दिसंबर 2022 को जब एडीजी साहब वहाँ पहुँचते हैं, राजीव कृष्ण उनसे ये बात करते हैं और उन दोनों की आप बीती और कहानी सुनते हैं तो उनका दिल पसीज जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और वो उन दोनों से कहते हैं क्या तुम्हें इंसाफ चाहिए? तो दोनों बताती हैं कि हाँ हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि जिस शख्स ने हमारे साथ ये किया वो तो आराम से घूम रहा है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आज भी जब हम आईने के सामने जाते हैं तो वो जो मंजर था वो हमारे सामने फिर से जीवंत हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे अभी की बात है, वो मंजर फिर से हमें ऐसा लगता है जैसे अभी हुआ है ये। और फिर हम देखते हैं आईने को और अपनी ज़िंदगी को तो हमारी रूह अंदर से कांप जाती है। दोनों ने कहा कि हमें इंसाफ चाहिए, जिसने हमारे साथ ऐसा किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि गुनाह उसका है, सज़ा सिर्फ हमें क्यों। और आप जो 20 साल के बाद या 22 साल के बाद आज आप आए हैं हमारे पास में और हमसे इंसाफ की बात कर रहे हैं, तो हमारे दिल में भी एक उम्मीद जागी है कि जिसने हमारे साथ ये किया तो कहीं ना कहीं हमें भी इंसाफ मिलना चाहिए। एडीजी साहब उनकी बात सुनते हैं और उनसे बोलते हैं ठीक है आप वापस आइएगा, कमिश्नर साहब से बात करते हैं, सारी बात होती है। कमिश्नर साहब भी बोलते हैं कि ठीक है इस मामले को आप हैंडल कीजिए और ऑफिशियल कंप्लेंट नोट कीजिए, इनको बुलाइए। अब चूँकि रुकैया जो थी आगरा की रहने वाली थी, लेकिन एसिड फेंका गया था अलीगढ़ में, तो जो एडीजी साहब थे उन्होंने जो मुकदमा या जो केस कंप्लेंट जो दर्ज करवाई वो आगरा में करवाई, क्योंकि बार बार रुकैया को आगरा से अलीगढ़ ना भागना पड़े। इसलिए एक कंप्लेंट दर्ज होती है, पुराने जो भी एविडेंस थे 20-22 साल पुराने जो मेडिकल डॉक्यूमेंट, जब इन दोनों के साथ में यह हादसा हुआ था उस टाइम पे जो ये एडमिट हुए थे, वहाँ की जो दवाइयाँ और जो जांच वगैरह जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सारी चीज़ों को एक आधार बनाकर, एक एविडेंस बनाकर ये एक केस बनाया गया है। अभी की बात है, केस बना दिया गया है उसको। इधर जो रुकैया की बहन है उसके बच्चे जो थे वो बड़े हो चुके हैं, अब उनको भी ये समझ में आ चुका है
कि इंसाफ क्या है, गुनाह क्या है, जुर्म क्या है, तो कहीं ना कहीं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं रुकैया को। और जिसने रुकैया के ऊपर ये एसिड फेंका था, यानी कि रुकैया के जीजा का जो छोटा भाई था, वो कहीं दिल्ली में है, जॉब कर रहा है। तकरीबन आज उसकी उम्र 45-50 के आसपास होगी, क्योंकि जिस वक्त उसने ये अंजाम दिया था उस वक्त उसकी उम्र 24 साल थी, तो आज 45-50 साल की होगी। शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं। अब आगे ये देखते हैं कि इस मुकदमे में या इस कार्रवाई में कहाँ तक इन दोनों को इंसाफ मिलता है। अगर एडीजी साहब और कमिश्नर साहब ने ये बात आगे बढ़ाई है और इंसाफ देने की अगर बात करी है, इंसाफ दिलवाने की, तो देखना यही है कि क्या होता है उस मन चले सिरफिरे आशिक के साथ में जिसने रुकैया की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। तो जो 20 सालों से जो जख्म उनके दिल पर, उनकी रूह पर, उनके चेहरे पर जो लगे हुए थे, अचानक से कोई आता है मसीहा और बड़ी मेहरबानी के साथ उनके जख्मों पे मरहम लगाता है, तो कहीं ना कहीं हौसला बुलंद होता है और ज़िंदगी जीने की चाहत बढ़ जाती है और उम्मीदें जागती हैं कि हाँ, उसके साथ में भी इंसाफ होगा और ज़रूरी है, इंसाफ होना चाहिए। वो व्यक्ति जहाँ कहीं भी हो उसको पकड़ा जाए और जो भी सज़ा बनती है वो उसको मिले। हालांकि ये जो एसिड का जो मामला होता है, इसमें सज़ा कम नहीं होती, इसमें भी सज़ा अच्छी खासी होती है। तो जो भी न्याय हो, जो भी इंसाफ हो, उन दोनों के हक़ में हो। तो यही एक छोटी सी कहानी थी जिसमें कुछ लोगों का जिक्र है जिन्होंने काबिल तारीफ़ काम किया है, चाहे वो एडीजी सर हो, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे वो मधु को अपनाने वाले, वो मधु और रुकैया के साथ में अपनी ज़िंदगी जीने वाले वो उनके हमसफ़र हों। उनको सलाम है, दिल से सलूट है उनको। और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे लोग इस दुनिया में बने रहें तो इंसानियत मरेगी नहीं, हमेशा बरकरार रहेगी। हमारे इस देश में, हमारे समाज में ना जाने कितने ऐसे विक्टिम हैं, ना जाने कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो एसिड से पीड़ित हैं, जिनको किसी ना किसी का एक तरफा प्यार या पागलपन या ये मनचलापन उसने उनकी ज़िंदगी को तहस-नहस कर दिया। मैं हमेशा दुआ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उन सबके साथ इंसाफ हो। अभी तो बात सिर्फ ये रुकैया और मधु की सामने आई है, ऐसे ना जाने कितने लोग होंगे, ना जाने कितनी महिलाएं होंगी जिनकी ज़िंदगी को ऐसे तार तार कर दिया है। एक 14 साल की छोटी सी लड़की, क्या कसूर था उसका? वो ठीक से शादी ब्याह ये जो होता है, घर गृहस्थी, इसके बारे में तो उसको समझ भी नहीं थी। वहीं एक 24 साल का लड़का जो 14 साल की लड़की को ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है, और अगर वो मना कर रही है, उसके घर वाले मना कर रहे हैं, तो वो उसके चेहरे पर तेजाब फेंक कर उसकी ज़िंदगी बर्बाद करेगा। ये कैसा पागलपन है हमारे समाज में? ये कैसे लोग हैं हमारे देश में जिनको प्यार ज़बरदस्ती चाहिए? प्यार ज़बरदस्ती नहीं मिलता है, प्यार काबिलियत से मिलता है, प्यार किस्मत से मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि उनके साथ में इंसाफ हो, और आप सब लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि आपके आसपास में कहीं भी अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है, ऐसी कोई महिला है जिनके साथ ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ है, तो आप उनकी मदद करें, उनकी कहानी सुनें, और कोशिश अगर हो सके तो कहीं ना कहीं उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश करें। अगर आपकी उस हद तक पहुंच है तो उनको इंसाफ दिलाएं, क्योंकि उनको इंसाफ दिलाएंगे तो उनकी जो रूह है, जिस पे जख्म लगे हुए हैं इतने सालों से, कहीं ना कहीं मरहम लगेगा और उनकी ज़िंदगी में थोड़ा सुकून आएगा। आपको मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो अगर पसंद आई है तो फ़िलहाल में मेरा चैनल कुछ खास है नहीं, शुरुआत है अभी। क्राइम से जुड़ी, अपराध से जुड़ी सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आई, आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। आपका एक रेड बटन दबा देंगे तो उससे मुझे एक थोड़े से व्यूअर्स मिल जाएंगे। मुझे सिर्फ व्यूअर्स की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि जो जानकारी मेरे पास है या समाज में जो भी घटित हो रहा है या कैसे कैसे क्राइम को अंजाम दिया जाता है, वो मैं लोगों तक पहुंचा सकूं, लोगों को अवगत करा सकूं उन सारी चीज़ों से। तो मेरे पास जितने ज़्यादा ऑडियंस या व्यूअर्स होंगे तो मैं और मेहनत करूंगा और अच्छे से वीडियो बनाऊंगा मैं, और नई से नई कहानियाँ आपके लिए लेकर आता रहूँगा मैं। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, किसी नए
दर्द के साथ जहां हम और आप मिलकर कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे किसी को मरहम लगाने की, तब तक के लिए सुरक्षित रहें। धन्यवाद।